मेरे प्यारे दोस्तों और छात्रों, ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस बढ़ी हुई ठंडक में गर्मियों के मौसम में हम लोग को अच्छा लगता है कि ठंडी का मौसम आता है, कितना मज़ा आता है, सब कुछ ठंडा ठंडा रहता है, गर्मी में पसीना टपकता रहता है। अब ठंडी का मौसम आया, इस ठंडी का मौसम हमें एंजॉय करना चाहिए। तो हम लोग परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं, सारे एग्जाम बिल्कुल सर पे खड़े हैं। जल्द से जल्द एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। अब इस एग्ज़ाम की तैयारी में अब सारी ठंडक का जो आनंद था, ठंडक इस बार बढ़िया पड़ भी रही है, आप लोग भी आनंद ले रहे होंगे, हम लोग भी आनंद ले रहे हैं। आपका आनंद पढ़ाई पढ़ने में और हम लोग का आनंद पढ़ाने में है। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एग्ज़ाम समय पर हो जाए तो अच्छी बात है। तो इसीलिए आपका एग्ज़ाम समय पर हो, तैयारी आपकी समय पर पूरी हो जाए। तो इसी विचार से हमने सोचा कि आपके लिए कुछ अच्छी क्लासेस लेके आएँ, ऐसे चीज़ें आपको पढ़ाई जाए जो सीधे-सीधे आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, जो भी अभी एग्ज़ाम फरवरी के महीने में आप देने जा रहे हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए आपके एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल टू द पॉइंट कुछ टॉपिक्स हैं, उस पर हम एक-एक करके एक-एक दिन चर्चा करेंगे। डेली कोशिश करेंगे कि रात को डेली आपसे मुलाकात हो और डेली आपके साथ हम क्लास लें। तो जो लोग जुड़ चुके हैं, अपना मैसेज करते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी हम अपना ध्यान लगाते हैं पढ़ाई पर। आज की क्लास में अभी एक जो सीरीज एक चला रहे हैं, इतिहास के लिए चला रहे हैं। इतिहास की एकदम खास जो टॉपिक है, जो जनरली हम लोग क्लास में नहीं डिस्कस कर पाते, क्लासेस में बहुत, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत कम समय रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो यहाँ पर उन्हीं जो चीज़ों को जो छूट गई है उनको हम लोग कवर करेंगे। तो उसमें इतिहास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं कि जो आधुनिक इतिहास है, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के ऑलमोस्ट टॉपिक हम लोग क्लासेस में कवर करते रहते हैं, लेकिन एक टॉपिक है गवर्नर जनरल और वाइसरायज का, उसको हम लोग नहीं कवर कर पाते। तो उसको आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। और ये गवर्नर जनरल और जो वाइसराय का टॉपिक है, ये एक दिन में होगा भी नहीं, इसमें कई दिन लगेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप ढंग से पढ़ गए तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपका एक बार में उसका एक रिव्यू हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं वायसरायों के कार्यकाल में जितनी बड़ी बड़ी हमारी इतिहास की घटनाएं हुई आधुनिक भारत की, सब में हुई। तो इसलिए उनको टॉपिक लेके चलते हैं, तो सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से रिवाइज होती चली जाएंगी। तो हम लोग शुरुआत करेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। और इसमें हमारा जो टॉपिक शुरू होगा आज का, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल और जो गवर्नर हैं और गवर्नर जनरल और उनके साथ जो वाइसरायज हैं, इनके टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि आखिरकार ये गवर्नर जनरल होते क्या थे, कौन इनको अपॉइंट करता था, क्यों इनकी जरूरत पड़ी। तो इन गवर्नरों या गवर्नर जनरलों की बात करें जो अंग्रेजों के ज़माने में नियुक्त होते थे, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई, उसका इतिहास आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी। सन 1600 में बनी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1600 में बन गई थी और वहाँ की तरफ से, वहाँ की सरकार की तरफ से इनको भारत से व्यापार करने का एकाधिकार मिला, मोनोपोली मिली। और फिर 16 भारत में जो जिस ब्रिटिश ने एंट्री की वो था विलियम हॉकिंस। तो जो विलियम हॉकिंस भारत आया, तो जिस शिप पर वो भारत आया था उसका नाम था हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर नाम के जहाज पर विलियम हॉकिंस सवार होकर भारत पहुंचा। और उस हेक्टर नाम के जहाज पर जब विलियम हॉकिंस सवार होकर भारत पहुंचा, तो उसके हाथ में अपने राजा जेम्स की चिट्ठी थी, सिफारिश की, कि उसने मुगल बादशाह से सिफारिश की थी कि भाई हमारी कंपनी के लोग जा रहे हैं, इनको व्यापार करने की परमिशन दी जाए। तो जब जेम्स फर्स्ट की चिट्ठी वो लेके पहुंचा 1608 में, तो विलियम हॉकिंस कब पहुंचा भारत? 1608 में पहुंचा। और कहां पर पहुंचा? सूरत। तो जब सूरत पहुंचा तो यहाँ पर उसकी मुलाकात जहांगीर से हुई थी। हालांकि उसके पास चिट्ठी थी अकबर के नाम की, लेकिन अकबर की मौत हो चुकी थी। जहांगीर उस समय मुगल बादशाह था। तो जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज पर पहुंचा और जहांगीर से उसने सूरत में बात की। बड़ी अजीब बात है कि एक ब्रिटिश, जिसको मुगल लोग फिरंगी कहते हैं, जब उसने जहांगीर से बात की तो उसने जहांगीर से उसकी मातृभाषा तुर्की में बात की। तुर्की में उसने बोला था। मुगलों की मातृभाषा तुर्की थी। जैसे आपको बताया था कि बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी तुजू के बाबरी, वो किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की में। तुर्की में बात की तो इससे वो बड़ा खुश हुआ जहांगीर, एक फिरंगी तुर्की में हमसे बात कर रहा है, बड़ा मजा आया उसको। फिर उसने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट वगैरह दिए तो जहांगीर खुश हो गया। हालांकि उस समय तक मुगल दरबार में पुर्तगालियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो पुर्तगालियों के प्रभाव के कारण वो अंग्रेजों की कुछ खास दाल गली नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहे। तो फिर 1611 में उन्हें भारत से व्यापार करने की परमिशन मिली। और फाइनली 1613 से 1630 से इन्होंने
भारत से रेगुलर रूप से, नियमित रूप से व्यापार करना शुरू कर दिया। सूरत से उनका व्यापार स्थायी हो गया। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने अपना फैक्ट्रियां बनानी शुरू करी। फैक्ट्री का मतलब उस समय जैसे आज हम लोग फैक्ट्री कहते हैं ना, मशीनें, उस समय गोडाउन टाइप से होते थे। फिर धीरे धीरे करके फैक्ट्रियां बनानी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने प्रेसिडेंसी अपनी बनानी शुरू कर दी। उनकी जो पहली प्रेसिडेंसी बनी थी वो मद्रास में बनी थी, सेंट फोर्ट जॉर्ज। तो सेंट फोर्ट जॉर्ज अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ पर बनी थी? मद्रास में बनी। फिर उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनी। धीरे धीरे करके 3 प्रेसिडेंसियां बनी। तो इन्हीं प्रेसिडेंसियों का शासन चलाने के लिए, क्योंकि 3 इनके बड़े बड़े अड्डे बन चुके थे, तो इन्हीं प्रेसिडेंसियों का शासन चलाने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्हीं तीनों में एक एक अपने गवर्नर अपॉइंट करने शुरू कर दिए। क्या बनाने शुरू कर दिए? गवर्नर अपॉइंट करने शुरू कर दिए। गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल। अब इन सब में अंग्रेजों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी, सबसे महत्वपूर्ण जगह थी, वो थी बंगाल। क्योंकि जो बंगाल था, बंगाल उस समय भारत का सबसे धनी प्रांत हुआ करता था, सबसे रिच स्टेट था। उस समय बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये आपका बांग्लादेश वाला इलाका, ये सब उसी का हिस्सा माना जाता था। तो बंगाल इनका सबसे, समझ लीजिए कि धनी प्रांत हुआ करता था। बंगाल पर कब्जे के लिए जो लड़ाई लड़ी गई 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और उसी के बाद से माना जाता है कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो तीनों के जब एक एक गवर्नर होते थे, लेकिन बंगाल का महत्व ज्यादा था। कलकत्ता को उन्होंने अपनी राजधानी केंद्र बनाया हुआ था। तो बंगाल क्योंकि समृद्ध था, और इसी बंगाल के ही खजाने से, समझ लिए, इन्होंने पूरे भारत को रौंद डाला। तो बंगाल इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दिया? बंगाल पर। और बंगाल पर कब्जे की जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो लड़ाई थी प्लासी। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। अब जब 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई, तो उस समय बंगाल में ब्रिटिश जो प्रमुख हुआ करता था, अंग्रेजों का जो मुखिया था, उसका नाम था ड्रेक। क्या नाम था? ड्रेक। यानी प्लासी की लड़ाई के समय अंग्रेजों का मुखिया कौन था? ड्रेक था। लेकिन ड्रेक प्रमुख जरूर था, लेकिन तब तक क्लाइव का महत्व हो चुका था। क्लाइव आपको बता दें कि मामूली सा इंसान था, आम सिपाही था। लेकिन दक्षिण में, मद्रास में, उस समय कर्नाटिक युद्ध छिड़ा हुआ था फ्रांसीसियों के साथ। तो कर्नाटिक युद्ध में उसने एक आर्काट का घेरा डाला था, जिसमें फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय हो गई थी। तो उसके बाद क्लाइव की वैल्यू बढ़ गई। बंगाल में इधर कुछ समस्याएं हुई कंपनी को। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कर्नाटिक युद्ध के दौरान अंग्रेजों और फ्रांसीसी कंपनियों के ऊपर दबाव बनाया कि आप लोग युद्ध रोक दें, युद्ध की तैयारियां न करें। फ्रांसीसी मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। जब अंग्रेज नहीं माने, तो फिर नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी सेना इकट्ठा की और पहले अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी पर कब्जा करना शुरू किया। तो एक दो युद्धों में अंग्रेजों को उसने हराया। फिर क्लाइव पहुंचा। क्लाइव उस समय, शुरुआत में क्लाइव ने अपना कैरियर शुरू किया था मद्रास से। तो जब पता चला, सूचना आई बंगाल से कि भाई वहां पर नवाब ने अंग्रेज कंपनी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है और इनकी कुछ फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया है, तो फिर क्लाइव बड़ी तेजी से पहुंचता है बंगाल। क्लाइव को भेजा गया सरकार द्वारा, क्योंकि क्लाइव बड़ा होशियार था। क्लाइव वहां पर पहुंचा और फौरन उसने फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि की नवाब सिराजुद्दौला के साथ, और कुछ समय के लिए उसने मोहलत ले लिया। और उसी के बाद नवाब के बाकी विरोधियों को मिलाते हुए उसने प्लासी की लड़ाई लड़ी। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? क्लाइव। और क्लाइव ने ही प्लासी के विजय में, समझ लीजिए, निर्णायक भूमिका निभाई थी। और प्लासी की लड़ाई कहा जाता है कि युद्ध नहीं था, एक साजिश थी, जिसमें क्लाइव ने बंगाल में नवाब की जितने भी विरोधी थे उन सबको अपनी तरफ उसने मिला लिया। और तब जाके जब प्लासी में बंगाल, भाई प्लासी की लड़ाई से कहां पर कब्जा हुआ? बंगाल पर कब्जा हुआ। तो वहीं बंगाल के बने क्या? गवर्नर। और वो पहला गवर्नर कौन बना बंगाल का? क्लाइव। तो क्लाइव से पहले बंगाल में अंग्रेजी प्रमुख कौन था? ड्रेक। ठीक। क्लाइव जो बंगाल में गवर्नर बना, वो कब बना? प्लासी की लड़ाई के बाद। उसको कहा गया कि वो उसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे, इसलिए सारी ताकत दे दी गई क्लाइव को। अब क्लाइव का शासनकाल दो हिस्सों में बटा हुआ है, 1757 से 60 और फिर 1765 से 67। अब देखिए हुआ क्या कि प्लासी की विजय के बाद, पहले फैक्चुअल डिटेल आपको बता दें कि प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया।
बक्सर विजय के बाद पुनः गवर्नर जनरल बना के इसको बंगाल भेजा गया। इसके समय की जो प्रमुख घटनाएं थी, यानी क्लाइव के समय की जो मुख्य घटनाएं क्या क्या थी। पहली जो क्लाइव के समय की जो बड़ी घटना हमें देखने को मिलती है कि अब देखिए क्लाइव के समय क्या क्या हुआ कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल जीत लिया इन सबों ने। लेकिन प्लासी की लड़ाई कहा जाता है कि एक युद्ध नहीं था, एक धोखा था, क्योंकि उसमें सीधे सीधे शक्ति प्रदर्शन नहीं हुआ था, बस धोखे के द्वारा अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। असली शक्ति परीक्षण हुआ था बक्सर का युद्ध। अभी बक्सर के युद्ध के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो उस बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में, अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो उसके बाद से बक्सर की लड़ाई के समय प्लासी भारत में नहीं, क्लाइव भारत में नहीं था, वो इंग्लैंड जा चुका था। उसके बाद भारतीय शक्तियों से समझौता करने के लिए क्लाइव को दोबारा वापस भेजा गया। तो दोबारा जब वापस आता है तो उसने इलाहाबाद की संधि की, और इसी इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिलती है। तो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कौन दिलवाया था? क्लाइव दिलवाया था। कब दिलवाया था? बक्सर के युद्ध के बाद। इसके बाद क्लाइव ने क्या किया कि जब बक्सर के युद्ध में इसको सफलता मिली, प्लासी और बक्सर की सफलता के बाद, तो कंपनी के कर्मचारियों ने उपहार और निजी व्यापार के जरिए खूब पैसा बटोरा, खूब लूटा एक तरीके से। क्लाइव ने इसको बंद कर दिया, कहा कि भाई कर्मचारी इस तरीके से लूटपाट न करे। और उसने क्या किया कि अलग से सोसाइटी फॉर ट्रेड बनाई, व्यापार समिति बनाई। किसके लिए? कंपनी के कर्मचारियों के लिए। और कुछ चीजों के व्यापार पर सोसाइटी फॉर ट्रेड को मोनोपोली दी गई, नमक, सुपारी और तंबाकू। तो नमक, सुपारी और तंबाकू का व्यापार केवल कौन कर सकता था? व्यापार समिति, सोसाइटी फॉर ट्रेड, ये कंपनी के कर्मचारियों के लिए अलग से बना दी गई। यानी कंपनी जो व्यापार कर रही है, कर ही रही है, कर्मचारियों के लिए अलग से इसने सोसाइटी बना दी। ठीक। हालांकि बाद में 1768 में सोसाइटी फॉर ट्रेड को क्या किया गया? खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो सोसाइटी फॉर ट्रेड किसने बनाया था? क्लाइव ने। कंपनी के कर्मचारियों के अतिरिक्त लाभ के लिए बनाया गया था। ठीक। इसी क्लाइव के समय एक छोटा सा विद्रोह हुआ था जिसको कहा जाता है श्वेत विद्रोह, व्हाइट म्यूटिनी। तो श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था? क्लाइव के समय। श्वेत का मतलब अंग्रेजों को सफेद, अंग्रेज सफेद थे, अंग्रेजों को ही कहते हैं ना व्हाइट मैन। तो ये अंग्रेज सिपाहियों ने किया था। हुआ ये था कि बंगाल के सैनिकों को दोहरा भत्ता मिलता था, क्योंकि बंगाल सबसे महत्वपूर्ण था, तो उसके सैनिकों को दोहरा भत्ता मिलता था। लेकिन उन सैनिकों को मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा के बाहर कार्य करते थे। ठीक। अब 1766 से क्लाइव ने ये भत्ता देना अपने सिपाहियों को बंद कर दिया। जब सिपाहियों को दोहरा भत्ता देना बंद कर दिया, तो इसके बाद इलाहाबाद और मुंगेर के जो श्वेत अधिकारी यानी ब्रिटिश अधिकारी इस आज्ञा का विरोध करते हैं और क्लाइव का विरोध करते हैं। हालांकि क्लाइव ने इस विरोध को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया और इन सबको क्या किया गया? दबा दिया गया। तो श्वेत विद्रोह किस लिए हुआ था? दोहरे भत्ते के लिए अंग्रेज अफसरों ने किया था। जो बंगाल के अंग्रेज अफसर थे उनको दोहरा भत्ता मिला था, उसको क्लाइव ने समाप्त कर दिया। तो उसी के खिलाफ कौन सा विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह। ठीक। फिर जब 1765 में क्लाइव दोबारा वापस आया तो वहां पर उसने द्वैत शासन प्रारंभ किया। द्वैत शासन का मतलब क्या होता है कि इसने क्लाइव ने क्या किया कि जैसे जो शासक होता है, शासक का दो काम होता है। एक काम होता है दीवानी यानी दंडा, जनता से टैक्स वसूलना। दूसरा काम होता है निजामी यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो दीवानी का काम कंपनी करती थी और लॉ एंड ऑर्डर किसके पास था? नवाब के पास था। यानी कंपनी केवल पैसा वसूल रही है, शासन कौन चला रहा है? नवाब। कंपनी के पास उत्तराधिकारी मतलब कोई जवाबदेही थी नहीं, बिना मतलब के लूटपाट था। और ये जो द्वैत शासन क्लाइव ने शुरू किया, तो द्वैत शासन की शुरुआत क्लाइव ने कब शुरू किया? 1765 में। द्वैत शासन का मतलब समझ में आया कि एक काम कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरा काम कौन कर रहा है? बंगाल का नवाब। कोई मतलब नहीं था इन चीजों का, कंपनी खाली पैसे में खेल रही, जिम्मेदारी सारी इस नवाब की। आप सोचिए ये जो इतना करप्ट व्यवस्था थी, इतनी खराब व्यवस्था थी, कौन सी? द्वैत शासन। कि जब अगला गवर्नर जनरल आया वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में सबसे बेईमान, सबसे करप्ट गवर्नर जनरल माना जाता है। जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग्स आया तो आते ही उसने सबसे पहला काम किया कि इस द्वैत शासन को जो बंगाल में क्लाइव ने लागू किया, इसको समाप्त कर दिया। आप सोचिए वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे बेईमान आदमी को लगा कि ये व्यवस्था बड़ी बेईमान है,
तो समझ लीजिए कितनी बड़ी बेईमानी हुई होगी कि उस बेईमान को भी लगा कि यार बहुत बेईमानी हो रही है, और आते ही उसने खत्म कर दिया। यानी ये बहुत बड़ी लूट थी कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने आते ही इसको क्या किया, खत्म कर दिया। क्लाइव ने इतना कुछ किया कंपनी के लिए। कहा जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर की भारत में नींव डाली थी किसने, क्लाइव ने। क्लाइव ने ही नींव डाली, क्लाइव ने सब कुछ किया, बेईमानी शैतानी सब कुछ किया, लूटपाट किया, भारतीयों का तो जम के शोषण किया। बंगाल में पूरा उसका विजय उसी की वजह से हुआ, कंपनी की नींव उसी ने डाली, लेकिन उसका परिणाम भी उसको मिला। और जब इंग्लैंड वापस गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, और फ्रस्ट्रेट होके फाइनली उसने सुसाइड कर लिया। तो कौन गवर्नर था जिसने जाके सुसाइड किया था, क्लाइव ने सुसाइड किया था। क्लाइव के बाद सब्स्टिट्यूट गवर्नर बनाया गया हॉलवेल को। हॉलवेल जो था, इसी ने 1756 में एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, उस ब्लैक होल ट्रेजेडी का जो वर्णन वो किसने किया था, हॉलवेल ने किया था। हॉलवेल इसके बाद आया। हॉलवेल के बाद अगला जो गवर्नर बना, वेंसिटार्ड। वेंसिटार्ड बने कब से कब बना, 1760 से 65 तक बना। तो 1760 से 65 तक, यानी क्लाइव के बाद हॉलवेल। देखिए क्लाइव, क्लाइव के बाद हॉलवेल, हॉलवेल के बाद, हालांकि हॉलवेल सब्स्टिट्यूट था, उसके बाद कौन आया, वेंसिटार्ड। तो अगर पूछा जाए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में, तो बक्सर की लड़ाई के समय गवर्नर कौन था, वेंसिटार्ड। उसके बाद वेरेलस्ट था 1767 से 69 तक, जब बंगाल में द्वैत शासन चल रहा था, तो बंगाल का गवर्नर कौन था, वेरेलस्ट था। इसके बाद आया कर्टियर 1769 से 72 तक, इसके समय में बंगाल में द्वैत शासन लागू रहा। और इसी के समय 1770 में आधुनिक भारत में बंगाल की पहला भयंकर वाला अकाल पड़ा। तो बंगाल का पहला अकाल किसके समय पड़ा था, कर्टियस के समय पड़ा। और इसी कर्टियस के बाद अगला आया सबसे खतरनाक वाला आदमी, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, इसके ऊपर जितनी चर्चा की जाए कम है, उस पर बहुत विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। तो ध्यान रखिए, क्लाइव के बाद हॉलवेल, हॉलवेल के बाद वेंसिटार्ड, वेरेल्टस, कर्टियस, और तब वॉरेन हेस्टिंग्स। अभी तक ये गवर्नर कहाँ के हैं, बंगाल के। अभी भारत के नहीं हुए, क्योंकि अभी पूरे भारत पे इनका कब्जा नहीं हुआ था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स थोड़ा सा बड़ा है, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, थोड़ा सा विस्तार देंगे, समय थोड़ा ज़्यादा। आज पहला दिन है, ठंड भी थोड़ी ज़्यादा है, तो आज की क्लास थोड़ी छोटी रखे हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके हम विस्तार देंगे। आप भी तैयार हो जाइए लंबी लंबी कहानियाँ सुनने के लिए, क्योंकि गवर्नर जनरलों के साथ बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। मौसम भी अच्छा है, समय भी अच्छा है, एग्जाम का समय भी चल रहा है, आपको पढ़ाई भी करनी है। लगे रहिए, मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट, थैंक यू।